तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं अपनी रीना को, जो कि कह रही होती मनी के क्या उसने ब्लैक मैजिक का यूज किया। ये नहीं हो सकता, मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था कि वो मॉन्स्टर है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। हे थैनोस। पर जैसे उसके रूम में आती है देखती है कि वो तो सो रहा है, पूरा कमरा मैसी पड़ा हुआ होता है। उसकी वॉइस सुन करके वो भी उठ जाता है। इतने में अपना कैलिन कहने लगता है कि मैंने लास्ट नाइट को तुम्हें देखा था थैनोस, तो वो तुम ही थे ना। तो वो उसको रोकते हुए कहने लगती है कि नहीं रुको, तुम रुको, मैं पूछती हूँ थैनोस तुम लास्ट नाइट कहाँ गए थे। तो वो कह रहा होता है कि आखिरी रात मैं तो बस घर में ही था, सो रहा था। तो उसको वो झूठा पुकारते हुए कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा था, तुम कहीं तो जा रहे थे कल रात को और तुमने ब्लैक मैजिक भी यूज किया था। तो वो कहने लगता है क्या ब्लैक मैजिक। वो भी कहता है कि हे डम बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें देखा था। रीना देखती कि रूम में कुछ कागज पड़े होते हैं जिसमें कि मैसी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ होता है। हैंड राइटिंग को देखते हुए वो कहने लगती है कैलियन तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलती कर रहे हो, यहाँ कुछ ऐसा तो दिख ही नहीं रहा जो कि ये साबित कर दे कि कल रात को कहीं और गया था। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा डीप स्लीप में हो गए, तुमने कुछ सपने वगैरह देख लिए, ये तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो वो कह रहा था क्या पढ़ाई कर रहा था, ये हो ही नहीं सकता। रीना भी बता रही थी कि प्रोबेबली तुमने कुछ ना कुछ ड्रीम देखा होगा, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। वैसे भी तुम उसके ऊपर सस्पेक्ट करते हो कि वो डीमन लॉर्ड है। तो वो कहने लगता है कि नहीं वो सपना नहीं था। रीना भी बता रही थी कि मैं देख के बता सकती हूँ, इसने इतनी ज्यादा मेहनत करी है, देखो हैंड राइटिंग इसकी सुधरती जा रही है धीरे धीरे करके। और थैनोस भी उसको सुमरी कर रहा होता है, एक तरीके से बता रहा था ले बेटा मैंने तुझे ही साबित कर दिया, तू ही झूठा है यहाँ पर। वो देख कर क्या कैलिन में भड़कते हुए कह रहा था कि जरा उसकी ओर देखो, वो कैसे ग्रीक कर रहा है इधर, वो झूठ बोल रहा है तुमसे, मैं सच बोल रहा हूँ लेडी रीना। वहीं देखते हैं कैपिटल की ओर जिसमें कि आग लगी पड़ी हुई होती है। होली नाइट वहां पहुंच चुके होते हैं, कह रहे होते कि ये भला कैसी तबाही है, हमें जल्दी से पूरी सिटी को चेक करना पड़ेगा और साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने लगते हैं, वहीं देखते जो सिटी के लोग होते हैं उनकी हालत कुछ ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। कह रहे होते क्या होली नाइट इधर आए हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ इतनी ज्यादा घटिया सी पैलेस पे होली नाइट कर क्या रहे, ये तो कुछ ज्यादा ही बेकार हो चुका है। और उनसे कुछ लोग माफी मदद भी मांग रहे होते हैं, बट ये लोग उनको इग्नोर कर देते हैं और करते नहीं है। जो एडन होता है वो भी कह रहा होता है कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी और ड्यूटी है वो है सेंटर्स को प्रोटेक्ट करना और उनके आदेश का पालन करना। मन ही मन तो यही कह रहा होता है ये काफी बुरी बात है कि हम लोग इनकी मदद नहीं कर पा रहे, बट हमारी ड्यूटी है सेंटर्स के अंदर रहना और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना। सबके सब दो ग्रुप के अंदर बढ़ जाओ और ढूंढो सेंटर्स को कि वो है कहाँ। फिर एक बुड्ढे के पास आकर के पूछने लगते हैं कि तुमने सेंटर्स को देखा। तो बुड्ढा कह रहा होता है क्या सेंटर्स, हाँ मैंने देखा, वो तुम लोगों की तरह नहीं है जो दूसरों को मुश्किल में देख करके इग्नोर कर दे, वो मदद कर रही है दूसरों की। आफ्टर ऑल साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है ही ना। जो बातें सुन करके ये लोग कह रहे थे क्या कर रहा है, कौन सी बकवास कह रहा है, क्या बुड्ढा सटिया गया क्या पी बिजली इसने। इतने में इनको काफी ज्यादा लाइट दिखती है, शोर जो लाइट देख करके एडन कहने लगता है क्या ये लाइट। उसी लाइट से देखते हैं कि कुछ जो लोग मरे पड़े हुए होते हैं वो जीवित होने लगते हैं, जो देख करके ये भी हैरान कहने लगता है कि ये लोग मर चुके थे ना, आखिरकार ये फिर से कैसे खड़े उठे। और फिर लाइट का पीछा करते हुए देखता है कि इस लाइट सेंटस से आ रही होती है, सेंटस अपनी पावर का यूज कर रही होती है। जो देख करके कहने लगता है क्या सेंटस फाइनली अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रही है। कान सुनाने वाले में बता रहा होता है कि हाँ इस टाइम पे सेंटस अपने रिवाइवल मैजिक का यूज कर रही है, वो हर एक जगह पे अपनी मैजिक को फैला रही है, जितना ज्यादा वाइडर वो फैला सकती है ताकि जो भी लोग यहाँ पर मुसीबत के अंदर है उनको सरवाइव करवा सके। और सेंटर्स को ऐसा करिश्मा करता हुआ देख सबके सब घुटने के ऊपर बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं उसके सामने। एडन भी कह रहा होता है कि वो सेंटर्स जिसका कि मैंने सालों से इंतजार किया है फाइनली वो आ चुकी है। सीन कट होता है, देखते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्ट को, जो कि कह रहा होता है कि तो सेंटर्स की पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बट अभी वो एक्सपीरियंस में लैक करती है। हकीकत में उसको नॉर्थन डंजन के अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, बट वहाँ पे वो ले नहीं पाई क्योंकि सारे ही डिमंस को रीना ने किल कर दिया था और हम लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न जो लिबरन थे उसकी तो डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही ईजी है। देख करके ऐसा लगता है कि अभी भी ये रीना के खिलाफ में लड़ नहीं सकती, मुझे रीना को किसी न किसी तरीके से बिजी रखना पड़ेगा ताकि मैं सेंटर्स को एक पावरफुल वेपन बना सकूं। अगले पल में देखते हैं रीना को, जो कि कह रही है क्या तुम कह रहे हो हमारे लगभग 10 फुट के बराबर कैरेज को चुरा लिया गया है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वहीं पे कुछ लोग खड़े
खड़े हुए होते हैं। सीन फिर से आता है सेंटेंस के ऊपर जिसने कि अपना ये करिश्मा खत्म कर दिया होता है। कह रहे थे कि सर एडन आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ट्रेनिंग को स्किप करके इधर आ गई, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा। और लोग उसके सामने आते हुए कह रहे थे कि अगर तुमने सेंटेंस को कुछ भी कहा तो फिर हम तुम्हारी हड्डी वसूली एक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ही थे वो लोग जिसने कि सेंटेंस से मदद मांगी थी। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। बट जो एडन होता है उसके सामने घुटने टेक देता है, जो देख करके उसके कॉमरेड्स कह रहे होते हैं कि जर्नल, खुद सेंटेंस हैरान रह जाती है। एडन कह रहा होता है कि मैं माफी चाहता हूँ माय लेडी, मैंने अपने रोल के अंदर रहने की बजाय उससे बाहर आने की कोशिश करी। मेरा काम है आपको असिस्ट करना, आपके अंदर काम करना। मैंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया था, जिस वजह से मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको मॉनिटर कर रहा था, ये मेरा तुस्सास है, इसलिए मैं इससे माफी चाहता हूँ सारी चीजों के लिए। हालांकि ऐसा मैं कभी करना नहीं चाहता था, बट मेरे से ये सारी चीजें हो गई। उसके मुंह से ये सारी बातें सुन करके वो भी हैरान होते हुए कह रहे थे कि सर एडन, बट वहीं पे जो पब्लिक होती है वो कह रही थी क्या इसका ये मतलब है ये जब भी चाहे तब आ सकती है कैपिटल के अंदर हैंग आउट करने के लिए, ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। वहीं पे अपनी सेंटेंस भी कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं एक रूल को तोड़ना जरूर चाहती हूँ। वो भी पूछता है कि कौन सा। सेंटेंस बताते कि प्लीज ये जो लोग हैं इनकी मदद कीजिए। मैं जानती हूँ जो होली नाइट ऑर्डर है उनका ये काम नहीं है, वो किसी भी चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट मैं फिर भी चाहती हूँ सर एडन आप इन सभी लोगों की मदद कीजिए। जब हम यहाँ पर हैं तो फिर हमें मदद करनी चाहिए। तो वो भी कहता है कि ठीक है जैसे आपकी इच्छा हो हम वैसे ही करेंगे। फिर वो कहती है हेजिटेट करते हुए कि हाँ एक और, मेरी इच्छा है कि आप मेरे फ्रेंड बन जाइए। देन वो भी कहता है अगर ये आपकी विश है तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। और कहानी सुनाने वाले बता रहा था कि इतने बीते सालों में पहली बार ये है कि होली नाइट ऑर्डर के एस्टेब्लिशमेंट में पहली दफा लोगों की मदद करी है होली नाइट ऑर्डर ने। और सैंडर्स को लेकर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें रूमर्स फैल चुके थे पूरे कैपिटल में, सब लोग उसकी सराहना कर रहे थे। कुछ लोग तो प्रे भी कर रहे होते कि सैंटस जरूर से ही जीतेगी, वो इस वर्ल्ड के अंदर खुशी जरूर से लाएगी। फर्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल हो, डीमन लॉर्ड कुछ भी कर ले वो हमारे सैंटस के आगे नहीं टेक पाएगा। वहीं हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को, आई मीन अपनी रीना को, जो कि कह रही थी क्या इस बार ही लगभग 50 कैरेज का माल पानी इन लोगों ने चुरा लिया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ वेस्टर्न बैंडिट्स को पनिश करने के लिए। कहानी सुनाने वाला बता रहा था कि एक तरफ सैंटस जो कि एक्सपीरियंस गेन कर रही थी और लोगों की सिंपैथी गेन कर रही थी, और रीना जो कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड है उसके यहाँ पर मन में और बाकी सारी चीजें कुछ भी यहाँ पर सही नहीं थी। हर एक तरफ से प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आए जा रही थी। वहीं अगले सीन के अंदर देखते हैं रीना को, इस बार जो अपनी सप्लाईज लेकर के ये लोग जा रहे होते हैं उसमें रीना भी आई हुई होती है ताकि बैंडिट्स इनका माल पानी न चुरा ले। गुस्से से यही कह रहे होते कि इस बार देखो तो कौन से बैंडिट आते हैं माउंटेन के अंदर हमारा सामान चुराने के लिए, अगर वो मुझे दिख गए माँ कसम उन सबको उड़ा डालूंगी। वहीं बाहर बटलर की तो पटरी होती है क्योंकि रीना अपनी पावर्स को रिलीज करे जा रही होती है। पर जब रीना यहाँ आई है इनके साथ सारी कैरेजर में, पर कोई भी बैंडिट उसके सामने आया ही नहीं, वो सारे के सारे गायब हो गए। यही सारी बातें अपनी ड्यूक को भी बता रही होती है कि जिस टाइम पर मैं गई उनमें से कोई भी मुझे दिखा ही नहीं, एक भी बैंडिट मेरे सामने आया नहीं, मानो कि उन लोगों को पहले से ही पता हो कि मैं कैरेज के अंदर थी। वहीं कहानी सुनाने वाले बता रहा था कि जो वेस्टर्न बैंडिट्स है वो माउंटेन के अंदर इंतजार करते रहे, जब भी वो कंफर्म कर लेते हैं कि रीना उस कैरेज के साथ नहीं है तो वो हमला कर देते हैं, और उन्हें पता लगता है कि कोई भी मुसीबत है तो फिर वो दिखते ही नहीं है। वहीं पर रोस्टिन बता रहा था ये काफी लंबी पुरानी कहानी है, ये जो नॉर्डिक ट्राइब है वो माउंटेन्स के अंदर रहती है, वो बहुत ज्यादा गहराई के अंदर रहती है। उनका अड्डा नॉर्थन और वेस्ट के बिल्कुल ही बीच में है। लकीली ये जो बैंडिट्स है ये भी उन्हीं ट्राइब्स में से बिलोंग करते हैं, और ये चीज इस तरीके से साबित भी कर देती है कि इन लोगों को हमारा रास्ता कैसे पता चलता है और हम लोगों के बारे में कैसे पता चल रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम माउंटेन्स के ऊपर जाकर के इस चीज को चेक करें। पर हाँ एक दिक्कत जरूर है, जो ये पहाड़ बहुत ज्यादा ढलान वाले हैं, अगर जो भी लोग यहाँ पे पले बड़े नहीं है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि आम इंसान के लिए वहाँ हर एक कदम के ऊपर मौत है। तो रीना कह रही थी पर हम इस तरीके से बैठ तो नहीं सकते ना, ना हमारे पास नमक है, ना ही ब्लैक पेपर है, और ना और कुछ है, तो फिर हम लोग क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो ड्यूक कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम्हें चीजें चाहिए तो फिर मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके तुम्हारे लिए लेकर के आ सकता हूँ, ब्लैक पेपर हो, नमक हो, या फिर कुछ भी हो, मैं सारी चीजें ला सकता हूँ। जो सुनो वो हैरान होते हुए कह रही थी नहीं नहीं भूल जाओ कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि सबके लिए सारी चीजें आए, ना सिर्फ अपने लिए। देन यहाँ से निकल जाती है। मनी मन तो कह रही थी रोस्टिन आखिर ये अपने किरदार से बाहर आकर के कैसे सारी चीजें कर रहा है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, आजकल थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेव करने लगा।
क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब फूड की कमी यहाँ पर नहीं है? पहले कुछ ज़्यादा कमी थी इस वजह से थोड़ी बहुत थोड़ा दिमाग सही चलता था, पगला तो नहीं क्या है कहीं ये? बेचारी को डेटिंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, इस वजह से ऐसी फालतू की चीज़ें सोच रही है। ऊपर से ये रोस्टिन भी इसको वॉच कर रहा होता है, कह रहा होता है कि कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इन बैंडिट्स का, दीना के सेक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं हो गया? ये नोमडिक ट्राइब वाले पहले तो ये आराम से माउंटेन के अंदर रहा करते थे, पर अब बाहर कैसे निकल के आ रहे हैं? वो भी चोर चकारी कैसे करने लगे हैं? देन अगला सीन दिखाया जाता है फिर से कैलन का, जो कि रात के टाइम फिर उठा होता है और जुमाया ले रहा होता है। इतने में नजर पड़ती है कि जो रीना का बेडरूम है उसका गेट ओपन है। जो देख करके हैरान होते हुए यही कह रहा होता है कि इसका रूम क्यों ओपन है। जैसे झाँक करके देखता है, अंदर देखता है रीना तो सो रही है, बट उसकी पावर्स किसी तरीके से एक्टिवेट है। पास ही खड़ा है थैनोस, जो कि उसकी पावर्स को शायद ऑब्जर्व कर रहा है। जो देख ये हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इससे पहले वो कुछ और करने का कर पाता, पीछे से हाथ आता है और उसको खींच करके ले जाता है। अगले ही पल जब ये अपनी आंखें खोलता है, अपने बेडरूम के अंदर होता है। सोच रहा होता है कि ये क्या था आखिरकार, क्या मैंने कोई सपना देखा। देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रीना का, जो कि फिर से कैरेज के साथ जा रही होती है ताकि बैंडेज को पकड़ सके। देन वो कहने लगती है कि फाइनली हम लोग वेस्टर्न रीजन के अंदर एंटर हो चुके हैं। कहानी सुनाने वाले भी बता रहा था कि एक बार फिर से रीना कैरेज के साथ आ रही है अपना माल पानी देने के लिए, ताकि बेच सके यहाँ से और थोड़ा पैसा कमा सके। और रूट वही सेम है, ये अपने नॉर्थ से वेस्ट की ओर वाला है, क्योंकि इनके पास एक इकलौता यही रूट है। रीना भी बता रही थी कि इस बारे में डिस्गाइज यूज किया एक छोटे बच्चे का, ताकि कोई मुझे पहचान न सके। वो कमीने बैंडिट्स इस बारे मेरा सामान चुरा करके रखा है, मैं बताती हूँ उन्हें कि मैं हूँ कौन। देन फिर गुस्सा करने लगती है। बटर इसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक ये लोग पहुंच चुके होते हैं, जिस वजह से उसका मुंह बन जाता है, बिकॉज एक भी बैंडिट इन लोगों को फिर से नहीं दिखा होता है। देन अगला सीन दिखाया जाता है एक बार में, जहाँ पर ये सोचू पी रही होती है। काफी गुस्से में होती है क्योंकि इसको बैंडिट्स मिल ही नहीं रहे, इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं पा रही। सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद रीना आती है 3 कंक्लूजन के ऊपर। 3 रीजन हो सकते हैं जिस वजह से बैंडेज यहाँ नहीं शो अप हो रहे इसके सामने। सबसे पहला रीजन, इनके पास अब कोई इरादा ही नहीं है कैरेज को लूटने का। रीजन नंबर 2, उनके पास पहले से उनकी सारी सप्लाईज आ चुकी हैं, इस वजह से वो लोग लूटपाट नहीं मचा रहे हैं। रीजन नंबर 3, जो कि रीजनेबल में, एक नॉर्थ का ही मर्चेंट इनको ये सारी खबर दे रहा है कि यहाँ पर मैं आ रही हूँ या नहीं, और अगर सच में उन्हें कोई सूचना दे रहा है तो फिर मैं उनको कैसे पकड़ सकती हूँ। और इतने में आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि माय ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं भी आपको ट्रेन करने के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो सोचने लगती कि मनी मन में, क्या ये इतना ऑब्वियस है, कोई मुझे पहचान पा रहा है मैं लड़का हूँ या फिर लड़की, क्या डिस्गाइज काम नहीं कर रहा। देन कहने लगती प्लीज परेशान ना कीजिए वरना मैं तुम्हारी हड्डी बसली एक कर दूंगी, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। जिसके साथ उसकी नजर जाती है उस बंदे के ऊपर, उसको देख वो हैरान होते हुए कह देती है रुको, ये बंदा, ये तो वेस्ट का ड्यूक है ना, ड्यूक न्यूअल टेमिस। उसे कहने भी लगती कि ड्यूक टेमिस। वो भी कह रहा होता है हाँ ड्यूक विंटरसोल्ड ने मुझे बताया कि तुम कुछ ज्यादा परेशानियों से गुजर रही हो लेडी रुबेल। तो वो भी सोच रही थी कि ऑफ कोर्स ये रोस्टिंग का ही करा धरा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था उसको कन्विंस करने की मेरे साथ ना आए, क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा वो कर रहा था, परेशान कर रहा था कि मेरे साथ आएगा पर मैंने जैसे तैसे उसको समझाया, उसके बाद वो मेरे साथ आया नहीं। वो बंदा भी बता रहा होता है ड्यूक निकोल आई मीन न्यूअल, कि मैं भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि ये जो बैंडिट्स ग्रुप बन चुके हैं नोमेडिक ट्राइब वाले, अभी तक तो बहुत ज्यादा शांत थे, अपने ही आराम से रह करते थे माउंटेन के अंदर, पर पता नहीं क्यों आजकल चोरी चकारी मचा रखी है इन लोगों ने, बैंडिट क्यों बन गए। पास ही में बैठा हुआ एक बंदा बता रहा होता है क्योंकि अब उनके पास एक गोल्ड माइन नहीं है। जो सुन रीना कहने लगती कि तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे पता, और आगे का तुम्हारा मतलब क्या था गोल्ड माइन से। तो वो बंदा फिर से बता रहा था कि जो रीजन था नॉर्मडीज काफी इजीली माउंटेन के अंदर पीसफुली रह रहे थे अभी तक, वो था गोल्ड माइन। उनके पास गोल्ड माइन थी और जो अब उनके पास नहीं रही है। जब तक वो उनके पास थी तो वो आराम से उस गोल्ड माइन के अंदर माइन करा करते थे और बाजार में आकर के उसमें से सारा सोना जेवरात बेच दिया करते थे और पीसफुली रहा कर रहे थे। बट अब उनके पास वो है नहीं, किसी ने चुरा ली। जो सुन रीना कह रही थी क्या चुरा ली, पर किससे, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि तुम्हें सारी चीजें पता कैसे, और तुम हो कौन, कहीं वो तुम ही तो गद्दार नहीं हो जो कि इन सारे बैंडिट्स को सूचना प्रदान कर रहे हो। और अपना ऑरा रिलीज कर देती है, जो देख करके जितने भी लोग होते हैं बाहर के अंदर डरते घबराते भाग जाते हैं यहाँ से। उस बंदे की फट चुकी हुई होती है, वो कह रही होती कि ओह ये ऑरा देख करके लग रहा है तुम जरूर से फेमस लेडी द ब्लैक फ्लावर लेडी रीना रुबेल्ट होगी, है ना। तो वो भी कह रही होती कि ओह लगता है कि तुमने भी मेरे बारे में सुना है। पीछे ड्यूक न्यूअल भी घबराया हुआ होता है, वो भी कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैंने सुना
सुना है इस बारे में। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारी भले ही डार्क मैजिक काफी ज्यादा डरावना दिखता है पर तुम इनोसेंट पीपल को हार्म नहीं करती। रीना भी कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है, पर तुम तो इनोसेंट नहीं हो। वो बंदा भी कहने लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी गलत काम नहीं किया। पीछे से बार ओनर भी कह रहा होता है कि ये सच बता रहा है। जो काई है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो भले नॉमडेस में से एक हो पर वो माउंटेन्स के अंदर काफी पहले टाइम से यहाँ आकर के रह रहा है। जो सुनरीना भी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर देती है। देन कहने लगती है कि ठीक है फिर जो नॉमडेस है ट्राइब उसके बारे में मुझे सारी की सारी जानकारी बता। वो माउंटेन के ऊपर कैसे रहती है और क्या क्या काम करती है और वो बैंडेड आखिरकार बनी ही क्यों, और तुम्हें सारी जानकारी पता कैसे है। नेक्स्ट पल में ही देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं उसी खाई के पास। ये तो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। ये उसको उन्हीं बैंडेड्स के एरिया के पास या फिर माइन के पास ले जा रहा होता है। काई ने इसको बोलने से पहले ही कहा था कि ठीक है तुम मानोगी तो नहीं, इससे बढ़िया मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। बेचारी मनी मन में काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। क्या लगता है कि इसने मुझे बताया था कि ये मुझे दिखाएगा कि आखिरकार नॉमडेट से वो रहते कहाँ पर है, पर ये जगह कुछ ज्यादा डरावनी नहीं है। भाई वो बंदा भी कह रहा था कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना। माउंटेन के जितने भी अंदर अंदर हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारी हालत देख करके भी लग रहा है कि तुम और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो कह रही थी कि ओ गॉड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं डरी तो बिल्कुल भी नहीं। चलो तुम रास्ता दिखाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पहले। तो वो बता रहा था कि इससे पहले मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं, वो देखो वो गुफा जो हमें दिख रही है ना, वो केव वही है गोल्ड माइन। मोस्ट ऑफ द नॉमडेन्स है वो खाली खेती बाड़ी करके अपना खर्चा नहीं चला सकते, इसलिए वो माइन के अंदर काम करते हैं और थोड़ी अधिक अपनी आय कमा करके अपनी फैमिली को चलाते हैं। और ये सिलसिला इसी तरीके से चलते जा रहा था। देन एक दिन ऐसा है जिस टाइम पे इस माइन के अंदर एक बैरियर लग चुका था एंट्रेंस के पास, जिस वजह से कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। तो रीना का सवाल होता है क्या बैरियर, और आखिरकार यहाँ पर बैरियर लगा किसने दिया। जो सुन करके वो भी निराश होकर के मुंडी नीचे झुका लेता है। अगला सीन दिखाया जाता है रोस्टिन का। तो कह रहा होता है वो, तो तुम कहना चाह रही हो जो प्रिस्ट है उसने वहां पर एंट्रेंस के पास बैरियर पुट कर दिया और इसी रीजन की वजह से जितने भी नॉमडेट्स है वो बैंडेड बन चुके हैं। क्या ही बकवास कर रही हो, ये कितना पैथेटिक सा एक्सक्यूज है। ये सारा बहाना है, ये लोग पहले से सारी चीजें चुराना चाहते थे और अब एक बहाना बना रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आखिरकार ऐसा करेगा ही क्यों। चलो तुम्हारी बात बड़ी कर दी, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो फिर क्या तुम लोग इजिली होनेस्ट वे में पैसा नहीं अर्न कर सकते। मेहनत मेहनत करो, दूसरों का पैसा क्यों चुराने में लगे पड़े हो। और रोस्टिन की ये बात सुनकर के जो काई होता है कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। देखो जो मेरी मॉम है वो माउंटेन की बेस के अंदर ही रहती थी, जिस वजह से मेरे को काफी आसानी से यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो गया, दिक्कत परेशानी नहीं हुई। बट वही एक ऑर्डिनरी नॉबडेन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी। वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकता, जो इतने लंबे समय से माउंटेन के अंदर रहा करते थे, और एकदम से आकर के नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए। रीना भी इसकी ये बात को काफी ज्यादा सहमति करती है कि कई कहना क्या चाहता है, आराम से समझ चुकी होती है। आफ्टर हर कोई थोड़ी ना इतना आसानी से किसी स्ट्रेंज बंदे को एक्सेप्ट कर लेगा। पर रोस्टिन को देखा जाए उसके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ है जहाँ पर उसको इन सारी चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं चला। रोस्टिन भी कह रहा होता कि इवन सो दे उन लोगों को ये सारी चीजें तो चुरानी नहीं चाहिए, आराम से काम करना चाहिए। तो उसको टोकते हुए रीना कहने लगती कि रोस्टिन इस टाइम पर मैं काई के साथ हूँ। जो तुम वो भी हैरान। रीना कह रही होती कि मैं जानती हूँ नॉमडेन्स के लिए काफी ज्यादा गलत चीज है, वो चोरी चकारी मचा रहे हैं, पर हाँ उनके पास कोई और चीज नहीं है और इसी वजह से पहाड़ों में उनका पीछे करने की बजाय मैं उन्हें उनके ही दम पर जीवित रहने के लिए पसंद करूंगा। आई मीन उनकी मदद करूंगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हाई प्रीस्ट के पास जाओ और उससे कहो कि वो बैरियर को हटा ले, उसे कन्विंस करो कि जो नॉमेंस की माइन है वो उनको वापस दे दे। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। और अगले ही पल देखते हो उसको जो भी कह रहा होता कि ठीक है। देन सीन कट होकर के आ जाता है हाई प्रीस्ट के चर्च के ऊपर, जहाँ पर कि एक बंदा कह रहा होता है ठीक है तुम इंतजार करो, हाई प्रीस्ट आने ही वाला है। वही मनी मन तो कहने लगता है रोस्टिन कि क्या हो गया यार मेरे साथ, और ऊपर से वो काई। रीना क्या कह रही थी कि वो काई के साथ है ना रीना। कुछ ही समय पहले वो बैंडेंट को लेकर के कितना ज्यादा गुस्सा थी और अब उनके ऊपर काफी ज्यादा इजी होना चाहती है। आखिरकार ऐसा क्यों। देखो कहीं ऐसा तो नहीं वो पहली नजर वाला प्यार हो चुका है उसको काई से। और इसके इसी थॉट के साथ एपिसोड नंबर 11 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।